आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये 37 नंबर क्वेश्चन है। हमारे दिमाग में एक चीज डाली जाती है कि आईएलटीएस में सिनोनिम्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जब हमारे सिनोनिम्स मैच होते हैं तो हमारा आंसर मोस्टली यस या ट्रू होता है, लेकिन ये वाला ट्रिक भी आजकल काम नहीं कर रहा है। अब इसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन इतना लंबा लिखा हुआ है, देखने वाले को लगेगा कि इसमें मैं क्या फाइंड आउट करने जाऊं पीछे। क्या मुझे सारे के सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं या फिर इसमें से कुछ स्पेसिफिक वर्ड ऐसा चाहिए जिसके ऊपर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिसाइड होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको कैसे हम सॉल्व करें। 40 years ago there were fewer butterflies in Britain than at present। जैसे ही हमारे सामने ये कंपैरिजन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर नॉट गिवन होता है, लेकिन स्टूडेंट ये वाला आंसर नॉट गिवन नहीं है। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको उसने इस वाले क्वेश्चन के साथ लिंक कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, साइंस रीडिंग में बहुत सारे ऐसे पुराने मेथड हैं, पुराने टिप्स हैं जो आज से 2-3-4 साल पहले तो चलते थे, लेकिन वो आज की डेट में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि काफी सारी चीजों को एग्जामिनर भी समझ चुके हैं। तो वो नए नए तरीके जो है वो अपनाते हैं एग्जाम को ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल बनाने के लिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी चेंज हुई हैं वो आपके सामने रखी जाएं। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सारी चीज को करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये एक लेटेस्ट एडिशन लिया है कैम्ब्रिज का। तो आपके सामने स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसको मैं रीड करता हूँ। इसने लिखा है 40 years ago there were fewer butterflies in Britain than at present। जैसे ही हमारे सामने ये कंपैरिजन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर नॉट गिवन होता है, लेकिन स्टूडेंट ये वाला आंसर नॉट गिवन नहीं है, क्योंकि ये वाला आंसर एक्चुअल में कंपैरिजन के ऊपर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। हालांकि देखने को ये कंपैरिजन वाला ही लग रहा है, लेकिन ये कंपैरिजन के ऊपर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। क्योंकि आप इसको थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करो। इसने लिखा है 40 साल पहले ब्रिटेन में जो बटरफ्लाईज की गिनती थी वो प्रेजेंट के कंपैरेटिवली कम थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल पहले जितना भी नंबर था बटरफ्लाईज का, वो प्रेजेंट टाइम में जितने भी बटरफ्लाईज हैं उनसे कम थे। तो सारे का सारा आंसर ये जो प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर डिसाइड होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, पता क्या है? ये देखो, ये 40 साल आपको दिख रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, फिर भी ये आंसर फॉल्स है। तो देखो क्या लिखा हुआ, पॉपुलेशन ऑफ 2/3 ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज हैव डिक्लाइंड इन ब्रिटेन ओवर द पास्ट 40 years। अब 2/3 का मतलब क्या हुआ? 66%। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने ये सारा सेंटेंस पढ़ लिया, कहीं पर भी आपको प्रेजेंट का जिक्र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको नॉट गिवन लगाएंगे, लेकिन आंसर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ध्यान से समझो। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है 66%। ये 2/3 का मतलब है 66%। पॉपुलेशन बटरफ्लाईज की डिक्लाइन हो चुकी है। यहाँ पर इसने क्या लिखा है? हैव डिक्लाइंड। हैव डिक्लाइंड का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका मतलब जितनी पॉपुलेशन पहले थी वो 66% कम हो चुकी है पिछले 40 सालों में। इसका मतलब पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब कम हो गई है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 40 साल पहले बटरफ्लाईज की गिनती कम थी प्रेजेंट के कंपैरेटिवली। तो बात समझ में आया? यहाँ पे गेम उल्टा चल रहा है। देखो, कंपैरिजन तो उसने किया है, लेकिन जिस चीज के ऊपर आपका आंसर डिसाइड होने वाला है वो एक्चुअल में टाइम की अंडरस्टैंडिंग है। तो टाइम यहाँ पर भी उसने 40 years ही लिखा हुआ है, लेकिन पहले गिनती ज्यादा थी, अब कम हो गई है। हैव डिक्लाइन, इसके ऊपर सारा आंसर हो गया और आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो समझ में आया स्टूडेंट कैसे एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एग्जामिनर ने कुछ और तरीके अपनाने शुरू कर दिए जो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना आगे जाना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनका भी भला हो पाए। चलिए, इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। कैटरपिलर्स आर ईटन बाय नंबर ऑफ डिफरेंट प्रेडेटर्स। बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है कि जो कैटरपिलर्स हैं उनको बहुत सारे प्रेडेटर्स खा जाते हैं। आपको ना वहां पे ये ईटन वर्ड भी मिल जाएगा, कैटरपिलर्स भी मिल जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि कैटरपिलर्स एक्चुअल में कोई और चीज खाते हैं, ना कि कैटरपिलर्स को कोई खाता है। नहीं समझ में आया ना? आइए दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैटरपिलर्स। उसके बाद इसने क्या किया? देखो, कॉमा डाल दिया और उसके बाद बीच वाला एक एडिशनल क्लॉज ऐड कर दिया बीच में। ये वाला कॉमा यहाँ पे खत्म हो रहा है लाइफ साइकिल के बाद। उसके बाद इसने लिखा है कंज्यूम। तो इसको ऐसे समझो, कैटरपिलर्स कंज्यूम वास्ट क्वांटिटी ऑफ प्लांट मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कैटरपिलर बहुत सारे प्लांट को खाते हैं, ना कि कैटरपिलर को कोई खाता है।
लेकिन उसने बहुत चालाकी से काम किया है। एक्चुअल में ये जो कॉमा वाला पार्ट है ना स्टूडेंट, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको आपको कट करना है। मतलब इसको आपको समझना है कि ये बीच में कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको अगर हम ऐसे समझेंगे, कैटरपिलर कंज्यूम वास्ट क्वांटिटी ऑफ प्लांट मटेरियल, मतलब कैटरपिलर बहुत सारे प्लांट को खाते हैं। इसके बाद देखिए एंड इन टर्न का मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक्ट एज प्रे फॉर बर्ड्स एज वेल एज बैट्स एंड अदर स्मॉल मैमल्स। अब यहाँ पे ये एक्ट कौन कर रहा है, ये दोबारा से ये वाले जो कैटरपिलर्स हैं, मतलब पहले ये खुद प्लांट को खाते हैं, फिर शिकार बन जाते हैं बहुत सारे बर्ड्स का, बैट्स का और स्मॉल मैमल्स का। इसका मतलब कैटरपिलर को बहुत सारे जीव जंतु खाते हैं, जो कि उसने हमारे क्वेश्चन में भी लिखा है कि कैटरपिलर्स आर eaten by number of different predators। तो आंसर इसका ट्रू हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। अब इसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन इतना लंबा लिखा हुआ है, देखने वाले को लगेगा कि इसमें मैं क्या फाइंड आउट करने जाऊं पीछे। क्या मुझे सारे के सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं या फिर इसमें से कुछ स्पेसिफिक वर्ड ऐसा चाहिए जिसके ऊपर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिसाइड होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम सॉल्व करें। क्वेश्चन में लिखा है फोनोलॉजी इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ क्रिएचर्स एबिलिटी टू ऑल्टर द लोकेशन ऑफ अ लाइफ साइकिल इवेंट। तो फोनोलॉजी जो है वो एक टर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब ए क्रिएचर्स एबिलिटी टू ऑल्टर द लोकेशन ऑफ लाइफ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट हम क्या करें, इसमें से क्या फाइंड आउट करें। अगर हमें फोनोलॉजी मिल गया, टर्म मिल गया, क्रिएचर मिल गया, ऑल्टर मिल गया, तो क्या हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो मैं आपको इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, आपको कुछ ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है। आपके सामने ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का स्टेटमेंट है, आपने सिंपल एक काम करना है, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में तब्दील कर लेना है। क्वेश्चन में तब्दील कैसे करेंगे, जैसे इसने क्या लिखा है कि फोनोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो किसी भी जानवर की एबिलिटी को डिस्क्राइब करती है, जो लाइफ साइकिल इवेंट है उसकी लोकेशन को ऑल्टर करने की एबिलिटी को बताती है। तो मतलब सिंपल अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो फोनोलॉजी है वो क्या डिस्क्राइब करती है, फोनोलॉजी क्या डिस्क्राइब करती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तो वो ये वाला पार्ट डिस्क्राइब करती है तो आपका आंसर ट्रू है, अगर कुछ और डिस्क्राइब करती, कुछ भी और हो सकता है, वो आंसर फॉल्स हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है कि फोनोलॉजी डिस्क्राइब क्या करती है, ये जो टर्म है फोनोलॉजी वो डिस्क्राइब क्या करती है, बस अगर ये डिस्क्राइब करती है तो ही आपका आंसर ट्रू है, अगर इसके अलावा कुछ और डिस्क्राइब करती है तो फॉल्स है, अगर कुछ नहीं बताया क्या डिस्क्राइब करती है तो नॉट गिवन। तो अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाया होगा तभी आपको ये इजी लगेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है। और देखो स्टूडेंट्स, अगर ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर लिया तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए या ज्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम में, तो आप हमारा IELTS क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें हमने ये सारी चीजें तो डिटेल में कवर कर ही रखी हैं, जिसमें टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उसके साथ साथ दूसरे जो 3 मॉड्यूल हैं उसको भी डिटेल में कवर कर रखा। आपको किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है या फिर जनरल का है। और साथ में आपको प्रेडिक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसमें से एग्जाम बार बार रिपीट होता है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं, रिजल्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर हमारा लोकेशन मिल गया है, साइंटिस्ट रेफर टू द टाइमिंग ऑफ सच लाइफ साइकिल इवेंट्स एज फोनोलॉजी। देखो कितना चला गया, इसने लाइफ साइकिल भी दे दिया, फोनोलॉजी भी दे दिया, इवेंट्स भी लिख दिया। ये हमें डिस्क्राइब क्या करती है ये हमने फाइंड आउट करना। व्हेन एन एनिमल और प्लांट स्टार्ट्स टू डू समथिंग अर्लियर देन इट यूजुअली डज, इट इज सेड टू बी एडवांसिंग इट्स फोनोलॉजी। को फोनोलॉजी की एडवांसमेंट कहा जाता है। तो जब एनिमल कुछ करना स्टार्ट करते हैं साल की स्टार्टिंग में, कुछ ऐसा लिखा है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा था कि ये क्रिएचर की एबिलिटी को लाइफ साइकिल इवेंट की लोकेशन को ऑल्टर करने के बारे में बताती है, लेकिन जो मेरा पैसेज है वो कह रहा है कुछ और बताती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर फॉल्स होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है, लगेगा कि ये भी आंसर ट्रू ही है। देखो सारा कुछ मैच हो रहा है, आंसर फॉल्स हो गया। अब ये जो 4th वाला क्वेश्चन है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, ये स्प्रिंग लिखा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज लिखा हुआ है, बटरफ्लाईज लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, सब कुछ पीछे भी लिख के दे दिया है। जैसे इसने लिखा है सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैव रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन ड्यू टू स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो मतलब जो बटरफ्लाईज हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो डिक्रीज हो रहा है
स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। दोबारा से क्वेश्चन बनाओ, सिंपल काम करना है, क्वेश्चन बनाओ, क्या उनका लाइफ स्पैन कम हो रहा है या नहीं, इसका आंसर हमें चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे लोकेशन मिल गया, एज द एवरेज स्प्रिंग टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, इतने से इतना हो जाता है, इतने सालों में बढ़ गया है। स्पीशीज हैव एडवांस्ड बाय बिटवीन 3 days एंड अ वीक एन एवरेज टू कीप इन लाइन विद कूलर टेम्परेचर। कुछ भी हमें नहीं मिला कि उनका लाइफ साइकिल डिक्रीज हो गया है या नहीं हुआ है, कुछ भी उसने ऐसा लिखा ही नहीं हुआ। ये आंसर स्ट्रेट अवे आपका नॉट गिवन हो जाएगा, लेकिन देखो सारी मैचिंग हो रही है। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको उसने इस वाले क्वेश्चन के साथ लिंक कर दिया है। जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसको 4th वाले क्वेश्चन के साथ लिंक कर दिया है। क्या लिखा है, देयर इज ए क्लियर रीजन। क्लियर रीजन है जो वो अडेप्टेशन करते हैं, मतलब अपने आप को एडजस्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली, उसके क्लियर रीजंस हैं। तो ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इसके साथ 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिंक किया मैं आपको पैसेज में बताता हूँ। देखो ये वाला सेंटेंस हम पीछे पढ़ के आए थे कि जो स्पीशीज हैं वो अपने आप को एडवांस कर लेते हैं 3 दिन पहले। आगे उसने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ, इसके बाद ये देखो टेम्परेचर के बाद कहता है इज दिस अ साइन, क्या ये एक साइन है कि बटरफ्लाइज आर वेल इक्विप्ड टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज। क्या ये एक साइन है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली या फिर नए टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। तो इसका आंसर क्या है, द आंसर इज स्टिल अननोन। इसका आंसर हमें नहीं पता है। इसका मतलब क्लियर आंसर नहीं है, इसका मतलब क्लियर रीजन हमें नहीं पता, क्लियर आंसर हमें नहीं पता है कि वो एडजस्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इसका जो आंसर है वो भी फॉल्स हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये 37 नंबर क्वेश्चन, हमारे दिमाग में एक चीज डाली जाती है कि आइल्स में सिनोनिम्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जब हमारे सिनोनिम्स मैच होते हैं तो हमारा आंसर मोस्टली यस या ट्रू होता है, लेकिन ये वाला ट्रिक भी आजकल काम नहीं कर रहा है। ध्यान से समझिए, इसने लिखा ह्यूमंस हु डेवलप ट्रेड्स इन प्री हिस्ट्री वुड हैव बीन एन एडवांटेज ओवर दोज हु डिड नॉट। मतलब कि इंसानों को एक इस चीज का एडवांटेज है या फायदा है जिन्होंने प्री हिस्ट्री में कुछ स्किल्स या ट्रेड्स को डेवलप किया है, उनके कंपैरेटिवली जिन्होंने नहीं किया है। तो क्या उनको कोई फायदा है या नहीं। ये देखिए यहाँ से हम इसको रीड करते हैं और यहाँ पर ये देखो लिटिल बेनिफिट लिखा हुआ है, लेकिन आंसर इसका नो है। क्यों नो है आइए मैं आपको बताता हूँ। इसने लिखा है ट्रेड्स सच एज रेसिज्म, ये सारे ट्रेड्स बताए हैं, शुड हैव बीन सिलेक्टेड बाय एवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, एज दे वुड हैव बीन ऑफ लिटिल बेनिफिट इन प्री हिस्टोरिक एरा। अब यहाँ भी आंसर इसका नो क्यों है। लिटिल बेनिफिट का मतलब नो बेनिफिट होता है, लिटिल का मतलब कोई भी बेनिफिट उनको नहीं है। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि थोड़ा सा बेनिफिट है, थोड़ा बेनिफिट नहीं, लिटिल का मतलब है नो बेनिफिट एट ऑल। उनको बेनिफिट ही नहीं हुआ, नो बेनिफिट, यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है इसका। तो सारे का सारा आंसर ये जो लिटिल बेनिफिट लिखा हुआ है, आपको कहीं पर भी लिटिल दिखाई दे, लिटिल के साथ कुछ लिखा हो, वो चीज मौजूद नहीं है। जैसे उसने लिख दिया लिटिल एडवांटेज, इसका मतलब नो एडवांटेज, कोई फायदा नहीं। तो सारे का सारा आंसर सिर्फ एक वर्ड के ऊपर उसने बना दिया है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।